PL एंटीबॉडीज़ जो है ना, तो ये जो एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी में है एथेरोस्क्लेरोसिस और ये चीज़ें बनती है ना, ये सारी इस मैकेनिज़्म के थ्रू इनहिबिट होती है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह नहीं बनती। अच्छा, ये इसने कर दिया लिपिड का काम। अब करना है इसने क्या, चौथा काम करना है। अब इसने कहा यार सब कुछ तो कर दिया, इनके लिए मैं वो क्यों छोड़ूं खुराक। अब खुराक तो साथ नहीं ले जा सकता था, ये बंदा एक ही बंदा था। उसने कहा इसको चेयर छुपा के रख लेता हूँ। उसने कर दिया ना, इंसुलिन की डिग्रेडेशन को कम कर दिया। उसकी डिग्रेडेशन को कम कर दिया तो इंसुलिन खुराक को भाई सेल्स में पैक करने लगा अंदर। जो कुछ मिल रहा था भाई पैक करने लगा, ठीक है, बैग्स में पैक करने लगा, जो जो भी खुराक था। तो अब खुराक की भी उनको कमी हो गई है क्योंकि उसने छुपा दिया था। तो ये चार पांच इफ़ेक्ट्स मैंने बता दिए आपको, ये इसकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है ये। बाकी तो पिक्चर्स हैं और ये समझाने के लिए हैं, वैसे आप खुद फिर देख लेना, मैं डाउन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिर इसके आते हैं किसके लिए ये यूज़ किस लिए होता है, इंडिकेशन। FDA अप्रूवल जो है वो है SLE DLE, साथ में PLE भी हैं, और सोलर अर्टिकेरिया, और साथ में पोर्फायरिया कुटेनटार्डा। और जो ऑफ लेबल यूजेस हैं वो हैं ग्रेनुलोमेटस डिजीज़, जिसमें क्यूटेनस sarcoidosis आता है, ग्रेनुलोमा लेयर आता है। पेनिकुलाइटिस हैं, लूपस पेनिकुलाइटिस हैं, जिसमें लूपस पेनिकुलाइटिस, इडियोपैथिक पेनिकुलाइटिस और क्रॉनिक एरिथेमा नोडोसम आता है। इसके अलावा ये जैजनर, REMP, ओरल LP और अर्टिकेरियल वेस्कुलाइटिस में भी यूज़ होता है। सही है। अच्छा, अब थोड़ा जाते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में ये है ना कि एग्ज़ामिनर को तो आपने सबसे पहले जो बड़े 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 हैं ना वो बताने हैं, ठीक है। तो ये ना हो कि उधर जाके साथ में डायरिया और वोमिटिंग वगैरह शुरू कर दो कि ये पहले मैं मतलब जो बता रहा हूँ ना, बस उनको कंबाइन करके ना पहले आपने बड़े बड़े बताने हैं। अक्यूलो बड़ी है लेकिन मैं माइलोटॉक्सिस शुरू हो रहा हूँ। माइलोटॉक्सिसिटी इसकी जो है ना HQ की सबसे कम है, फिर क्लोरोक्वीन की और फिर मेवाक्रीन की। माइलोटॉक्सिसिटी में ये करता है कि ये ल्यूकोपीनिया करता है, एग्रेनुलोसाइटोसिस करता है, एप्लास्टिक एनीमिया करता है। जो लोग G6PD डिफिशिएंसी होता है उसमें हेमोलिटिक एनीमिया हेमोलिसिस करता है, ठीक है। साथ में ये डिसपिगमेंटेशन करता है स्किन की। और मेपाक्रीन जो है ये येलो डिस्कलरेशन करता है स्किन की, और HQ और CQ जो है वो ब्लूइश ग्रे डिस्कलरेशन करते हैं। मज़े की बात यह है कि ये ब्लीचिंग ऑफ हेयर करता है, आपकी स्किन को मतलब एक कलर दे देता है, और ऊपर जो है इफ़ेक्ट डिफरेंट होता है, स्किन वो हेयर को ब्लीच कर देता है। साथ में प्रोराइटिस करता है, एर्थोडर्मा भी कर सकता है, अर्टिकेरिया भी कर सकता है, लाइकेनाइड इरप्शन भी कर सकता है, फोटो सेंसिटिविटी भी करता है। हालांकि ये फ़ोटो सेंसिटिविटी की डिजीज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन चूँकि इसने रात को इतनी फ़ोटो वो लाइट से ऑब्ज़र्व की होती है कि बाहर जाके इसने थोड़ी फ़ोटो सेंसिटिविटी करनी है ना, फोटो टॉक्सिसिटी करनी है, तो इसने इतनी लाइट लाइट ऑब्ज़र्व की होती है कि बाहर जाके ना उसने वो फोटोटॉक्सिसिटी जो रिलीज़ होता है वो रेडिएशन इसने रिलीज़ करनी होती है। एलोपेशिया करता है, न्यूरोमस्कुलर में मायोपैथी करता है, माइल्जिया करता है, हेडेक करता है, साइकोसिस भी करता है, और अगर बहुत ज़्यादा डोज में दिया जाए तो लीवर का भी मतलब ये काम ख़राब करता है। कंट्रा इंडिकेशन तो इसकी हाइपर सेंसिटिविटी है, हर ड्रग में हाइपर सेंसिटिविटी आपने कहना है। क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी आपने देखा होगा हर ड्रग में लिखा होता है ना, वो कंट्रा इंडिकेशन एब्सोलूट। और साथ में रेटिनोपैथी जो है वो कंट्रा इंडिकेशन है, ठीक है, क्योंकि ये रेटिनोपैथी करता है, उस पर भी हम आते हैं। और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कहते हैं कि वो सेफली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आई में जो होता है ना इडियोसिंक्रेटिक, वो है अक्यूलोटॉक्सिसिटी करता है, रेटिनोपैथी करता है, जो होती है इरिवर्सिबल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्लो होती है, इंसीडियस होती है, उसको सालों लग जाते हैं। जब तक बंदे को पता चल जाता है वो ब्लाइंड हो चुका होता है, ठीक है। नियर विजन लॉस कहते हैं, मैक्यूलोपैथी उसको कहते हैं ना। तो ये बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है। और एंड स्टेज पे जाके ना ये उसमें आ जाती है चेंजेस, बुल आई चेंजेस आ जाती है फंडस में, ठीक है। उसको तो उसको मतलब रीडिंग डिफ़िकल्टी होती है, नज़दीक नज़र आना बंद हो जाता है उसको। HQ ये भी करता है कि कॉर्निया में डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन वो रिवर्सिबल है। उसमें सिर्फ ये होता है कि आपको मतलब कुछ देख रहे हो ना तो आंखों के सामने आपको वो छोटे छोटे से इस तरह वो उड़ रही होती है, बटरफ्लाइज उड़ रही होती है, या कुछ कभी ऑब्ज़र्व किया होगा आपने ना, सिर्फ वो धुंधला सा वो दिखाई देते हैं, लेकिन वो रिवर्सिबल होते हैं।
अच्छा, ये आते मतलब किस तरह से हैं? ये HCQ जो है ना, ये इस कंपाउंड में आता है। HCQ जो है सल्फ़ेट में आता है, HCQ सल्फ़ेट, और क्लोरोक्विन जो है क्लोरोक्विन सल्फ़ेट और क्लोरोक्विन फॉस्फेट में आता है। और जो मेपक्रिन है वो मेपक्रिन हाइड्रोक्लोराइड में आता है। HCQ की जो डोज़ है वो है 200 लेके 40 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। और ओवरऑल अगर कहें तो 6.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे से देते हैं। क्लोरोक्विन जो है वो 2.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से देते हैं। अच्छा, हम आई पे आएंगे, लेकिन पहले मैं वो बता दूं, लेब्स बता दूं। आपने शुरू करने से पहले ना फुल ब्लड काउंट करना है, क्योंकि ये करता है ल्यूकोपीनिया और ये चीज़ें करता है। LFTs करने हैं क्योंकि वहाँ पे इसका मेटाबॉलिज्म होता है। यूरिन आर कर वो RFTs करने हैं क्योंकि वहाँ से इसकी एक्सक्रीशन होती है। G6PD अगर अवेलेबल है तो कर लो, कुछ लोगों में रिस्क होता है, ठीक है। इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए आपने करना है ना, अब ये हीरो ने इतना काम किया ना, तो ये पैसे भी मांगेगा, तो आप उसको कह दो महीने महीने आया करो। तो पहले 3 महीने तो आप उसको महीने महीने मत बुलाते रहते हो, ठीक है। उसके बाद उसको कहते हो भाई 4-6 महीने बाद आ जाया करो, ठीक है। तो 4-6 महीने बाद फिर वो आता है। मतलब पहले 3 महीने आपने महीने महीने करनी है, फिर 4 से 6 महीने। अच्छा, अब आई की जो है ना, आई में इस तरह है ना कि आई पे आ जाते हैं नीचे। ये एक, ये नीचे मत पड़ो, ऊपर बस देख लो। आई में कुछ हाई रिस्क फैक्टर होते हैं, जिसमें हैं अगर बंदा मतलब कंकमिटन टेमोक्सिफिन यूज़ कर रहा हो, या उसका जो है इम्पेयर रीनल फंक्शन हो, GFR लेस दैन 60 ml पर मिनट हो, और उसकी या एक्यूमुलेटिव डोज जो है ना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की वो 5 मिलीग्राम पर केजी तक पहुंच गई हो, तो ये हाई रिस्क वाले हैं। इनकी मॉनिटरिंग करनी है आई की, मतलब 1 साल बाद करनी है। वो बताता हूँ मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। और जिसमें ये रिस्क ना हो, जो दूसरे वाले हैं ये वाले, इनकी 5 साल बाद करनी होती है। हर 5 ईयर बाद इसकी आई की मॉनिटरिंग करनी होती है। ये नीचे वाला मैं समझाता हूँ, इनको छोड़ो, इसको याद नहीं करना। वैसे तो जब आप पहले मतलब उसको देते हो, तो आपने उसकी जो आई एग्जामिनेशन है ना, वो आम जो जो हमारे पास मशीनें अवेलेबल हैं उस पे इतना पता नहीं चलता, ठीक है। स्लेट लैम्प से कर लिया या किसी चीज़ से कर लिया, उससे पता नहीं चलता। उसके लिए स्पेशली उनने दो ये दिए हुए हैं मेथड्स, बुक्स में मेंशन है। एक है स्पेक्ट्रल एलिवेशन ऑप्टिक कोहेरेंट टेमोग्राफी, और दूसरा जो है ना वो है फंडस ऑटोफ्लोरेसेंस इमेजिंग, ठीक है। तो ये दोनों करने हैं। अगर ये नहीं अवेलेबल तो बस पर सिंपल करते जाओ जिस तरह हम करते हैं, लेकिन नाम आपको याद रहे ना, कोई एग्ज़ाम में पूछ ले। ये करते जाओ। और इसके अलावा ये, वो मैं इसलिए वो 5 साल वाली बात कर रहा हूँ आई की, कि मतलब 5 साल बाद ये करना है, और 1 साल बाद, मतलब अगर जिसको रिस्क फैक्टर है तो ये वाले मेथड्स करने हैं आपने 1 साल बाद। जिसको रिस्क फैक्टर है, जिसको नहीं है, उसको 5 साल बाद, क्योंकि इरिवर्सिबल आई लॉस होता है इसमें, और बंदे को पता भी नहीं चलता। इसके अलावा एक जो पेशेंट को हम बेचते हैं ना, हीरो को बेचेंगे ना, तो उसको एक चार्ट देते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं एम्सलर ग्रिड चार्ट। एम्सलर ग्रिड चार्ट ये सामने देख रहे हो, ये बड़ा सा होता है, इस तरह नहीं होता, बड़े पेज पे देते हैं। बीच में देखो बहुत सारे निशाने बने, वो खाने बने हुए हैं, और बीच में एक छोटा सा निशान बना हुआ है। आपने इसको देखना होता है, आपको सारा फोकस इस पे रखना चाहिए। वो इधर उधर जो लाइन्स है वो आपको वैसे भी नज़र आते हैं, लेकिन अगर वो लाइंस आपको ब्लड नज़र आते हैं, आप देख तो रहे हो ना इस निशान को, लेकिन आप लाइन आपको ब्लड नज़र आ रहे हैं, हेजी नज़र आ रहे हैं, आड़े तिरछे नज़र आ रहे हैं, तो समझ लो कि अब इसकी ना वो इफ़ेक्ट शुरू हो गया है, ठीक है। तब आपने स्टॉप कर देना है और किसी और ड्रग पे डाल देना है, सही है। ये पेशेंट को देते हैं कि घर में बाकायदगी से महीने 2 महीने में चेक किया करो। फ़िलहाल तो बस इतना ही था। थैंक यू।